الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل। म्यूचुअल फंड नुमा सरमायाकारी के इदारे, इसमें जाने से पहले इसके सिलसिले में कोई सवाल? आमतौर से हम लोग कहते हैं कि हजरत हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं। अक्सर देखें जो जिनको अल्लाह ने तौफीक दी वो तो अपनी औलाद को आलिम बनाते हैं। हमारे इलाके में हमने देखा अक्सर बड़े उलमा अपनी औलाद को आलिम नहीं बनाते, बनाते भी हैं, एक को बना दिया बस छोड़ दिया। क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? वो कहते हैं, हमने पूछा उनसे, चूंकि हम भी तबलीगी हैं, जाना होता है आना होता है, पूछा भैया जो मुसीबत हमने उठाई ये क्यों उठाए, मुसलमान बन के मर जाए बेहतर है। क्या कहते हैं? हाँ हकीकत, हंसने की बात नहीं है। जो मुसीबत हमने उठाई ये क्यों उठाएं, मुसलमान बन के मर जाए बेहतर है। इससे बेहतर है कि लोगों के पास हाथ लंबा करते फिरे। ये हकीकत है। इसमें एक गलती हमारी भी है क्योंकि हमने कोई सेविंग सिस्टम ही नहीं बनाया होता। सेविंग सिस्टम ही नहीं, सिर्फ उम्मीद के ऊपर आदमी कर्ज ले लेता है। क्या है उम्मीद? कि भाई अगले महीने 2000 रुपये मुनाफा होने की उम्मीद है, आज ही 1500 कर्ज ले लिया। वो 2000 आता है कि नहीं आता, 1500 खत्म कर दिया। लेकिन बचाने का, सेविंग का कोई सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं। वही गैरों के पास देखे 50 तरह की स्कीमें खोल के रखेंगे, इंश्योरेंस में, फुला में, ढिका में, इसमें उसमें। अब लोग आके यही सवाल करते हैं कि हजरत इंश्योरेंस को जायज करार देना। इंश्योरेंस के बारे में आएगा इंशाल्लाह, कल तो तफसील से आएगी कि इंश्योरेंस को जायज करार देना, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है बहुत ज्यादा। भैया तुमने क्या किया उसके लिए? इसके लिए कहते हैं कि ये जो एसआईपी है इसको आज से ही शुरू करें। बहुत सारे हैं जो शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कराते हैं, यानी टाटा एथिकल फंड है ना, जिसके शरिया बोर्ड में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम हैं, मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब हैं, उसी टाटा एथिकल फंड में कराते हैं। जैसे आपके यहाँ अहमद तुम्बी है के सूरत के, आप उनसे कहें कि भैया हमारी भी एसआईपी कराओ। एसआईपी क्या है? 500 रुपए से शुरू करें। क्या 500 रुपए कोई बड़ी बात है? लेकिन ये 500 रुपए 10 साल तक आप जमाते रहेंगे, एक बड़ी रकम बन के आएगी। जैसे लोग कहते हैं भाई बच्ची पैदा हो गई, 18 साल 20 साल के बाद शादी करनी है, अब से कोई प्लान ही नहीं, अल्लाह कर लेगा, अल्लाह कर लेगा। जब उम्र बढ़ती है ना, टेंशन भी बढ़ता है, बीपी बढ़ती है, दवाइयां बढ़ती हैं। क्यों? कोई प्लान ही नहीं है, कोई मंसूबा ही नहीं है। इसी तरह से इसके लिए मुस्तकिल कोर्सेस चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के नाम से, कि भाई अपने पैसों को चाहे 5000 ही कमाएं, अपने पैसों को कैसे सिस्टमेटिक सेट करें ताकि आप आगे जाके भी किसी के मोहताज ना हो। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे एसआईपी के प्लान हैं। जैसे आप जाके पूछें, हमारे दोस्त हैं शब्बीर साहब, सनसेज नामी कंपनी चलाते हैं हैदराबाद में, उनसे हमने खुद पूछा कि भाई मुझे, मेरी औलाद को आज उसकी उम्र 4 साल है, आज उसकी उम्र 6 साल है, 18 साल के बाद हायर स्टडीज के लिए बाहर भेजना है, मुझे यूके भेजना है, मलेशिया भेजना है, सिंगापुर भेजना है, तो उस वक्त के हिसाब से 25 लाख रुपए चाहिए मुझे। उस वक्त के हिसाब से 25 लाख रुपए, तो आज मैं कितना जमा करूं वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे। माहाना आप 1500 2000 जमाएं, उस वक्त आपको इतना मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो उनके पास होता है, ऐसे ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जो आपको डाल के दिखाते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में कितना ग्रोथ पुराना हुआ है, एवरेज निकाल के दिखा देंगे कि आपको इस हद तक आपको इतना मिलेगा। तो इसके लिए खास तौर से उलमा बिरादरी के लिए जरूरी है कि अपना कुछ इस तरह की स्कीम शुरू करें, इस तरह की स्कीम शुरू करें कि आप उनसे तकाजा करें, जैसे आपके मुसलमान भाई हैं उनसे तकाजा करें कि भैया हमें पूरी दुनिया को एसआईपी करा रहे हो। हाँ, मदरसे में कितने लोग होंगे जो एसआईपी कराते हैं? कितने हैं? किसी का है? उठाए, हाथ उठाएं। किसी का है? आपका है? कितने का है? 500 रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 500 रुपए दिख रहा है, लेकिन ये 500 रुपए कहीं जाके खा के खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये 500 रुपए किसी अच्छी जगह सरमायाकारी की है, माहाना 500 500 500, तो 1.5 साल 2 साल 10 साल 12 साल के बाद आपको एक बड़ी रकम मिलेगी। इसके लिए आप हजरात से दरखास्त है कि ये जो आपने देखा, इसी के लिए इसको इतना तफसील से लेके गया ताकि आपको समझ में आए कि एसआईपी की अहमियत क्या है।
अगर आप कहेंगे तो 2 इदारे हमारे भी नजर में हैं जो शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराते हैं। एक तो है खुद सनसेज के शब्बीर साहब हैं, और इसी तरह से इनसे भी बात कर सकते हैं, आपके सूरत के हैं, करीब के हैं। आप जब चाहें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इनसे पूछ ले, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रहती। आपके 500 रुपए से कितने यूनिट खरीदे गए फौरन आ जाएगा आपको ईमेल। हमारी तरह नहीं भाई, माशाल्लाह कुरान में तो सबसे लंबी आयत वही है कि कर्ज दो लिख के रखो, लेकिन कुछ नहीं, आ रहे दोस्त है चल लिया, बाद में मारा मारी धाड़ा धोड़ सब खत्म। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, नहीं, आपने 500 रुपए जमाए, आपको वही 5 लाख वाले का ईमेल, इतना बड़ा ईमेल करेंगे कि भाई आपने इतना लिया, आपके पहले यूनिट इतने थे और उसकी कीमत इतनी हुई, आज इसकी इतनी यूनिट है, आपकी कीमत इतनी है। ताकि कहने का मतलब यह है कि इस तरह से अपने पैसों का इंतजाम करें ताकि आगे चलकर किसी के आगे हाथ लंबा करने की नौबत ना आए। ठीक है, तो आगे देखते हैं म्यूचुअल फंड नुमा सरमायाकारी के इदारे। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, इसी तरह के कुछ सरमायाकारी के इदारे हैं जिसमें क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। किसी ने पूछा था ना, किसने पूछा था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और इसी तरह से ज़हब तमाम तिजारती मुबादला फंड, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे पहले देखते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। इस किस्म के फंड में फंड का क़याम हिंदुस्तान में पहली मर्तबा 2001 में हुआ। कब हुआ? 2001 में। इससे हासिल शुदा सरमाए को सिर्फ इशारिया शिराकती शेयर्स में ही लगाया जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड की मैंने किस्में बताई। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि आपके पैसे को लेके शेयर्स का एक पूल बनाएंगे, उसमें लगाएंगे, या फिर कर्ज की दस्तावेजात का एक पूल बनाएंगे, उसमें लगाएंगे, या दोनों को मिला के एक पूल बनाएंगे, उसमें लगाएंगे। लेकिन ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या करते हैं, ये क्या लगाते हैं, इक्विटी इंडेक्स में लगाते हैं। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स कहते हैं मिसाल के तौर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेशुमार कंपनियां हैं। हमें कैसे पता चले कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है? जो कहते ना भैया बीएसई नीचे गई, कैसे नीचे गई? 1,500 कंपनी एक साथ गिर गई, 2,000 कंपनी एक साथ उड़ गई, कैसे नीचे गई? इसके लिए एक थर्मामीटर के तौर पर उन्होंने रखा है। क्या करते हैं कि 30 बड़ी कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं जो अच्छी कारकर्दगी करने वाली होती हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली होती हैं पूरे मार्केट में इतने 1000 कंपनियों के दरमियान 30 कंपनियों को सिलेक्ट करके उसका एक इंडेक्स बनाते हैं और उसी कंपनी को देखते हुए हुक्म लगाते हैं कि आज शेयर बाजार नीचे गया, ऊपर गया, बस। और ये चूंकि वेल परफॉर्म कंपनियां होती हैं, अच्छी तरह से सबसे ज्यादा नफा कमाने वाली कंपनियां होती हैं, इसके लिए इसको क्या करते हैं, ये जो बाज़ म्यूचुअल फंड होल्डर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके पैसे को हम इधर उधर नहीं लगाएंगे बल्कि इंडेक्स में लगाएंगे, इक्विटी शेयर्स के इंडेक्स में लगाएं, इतना ही है। अब ये शेयर्स इक्विटी इंडेक्स जायज है कि नहीं है? जी, अच्छा, मगर उसका ETF इस्लामिकली में जब देखा गया तो IT के सारे शेयर्स हलाल बतलाए, मगर उसी का ETF जब देखा था उसी ETF को उन्होंने हराम करार दिया। तो मसला यहाँ पर ये खड़ा हुआ था, चूंकि अवामुन्नास थे सारे, तो उनके हमारे दरमियान मसला ये खड़ा हुआ कि ये उलमा ऐसा है कि इनके ऊपर हमें हंसने की जरूरत है। इस तरीके पर की बातें फिर ग्रुप में शुरू, जाहिलाना जवाब है उनका, वो भी उलमा पर हंसने की बात नहीं है भाई। एक चीज होता है, देखिए इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया जी। तो आप क्या कह रहे हैं, इस्लामिकली ने इंडेक्स को तो जायज करार दिया? नहीं, इस्लामिकली ने इंडेक्स को हराम करार दिया, हाँ। ETF को, ETF को हराम करार दिया ना, हाँ हाँ, ETF को हराम करार दिया ना, IT ETF को, IT ETF को, IT ETF नहीं होगा अगर ITBs जो अच्छा, ITBs जी, हाँ, उसी को इन्होंने करार दिया। अब उसी के अंदर से जो शेयर्स थे वो सारे हलाल थे। तो हमारे एक साथी ने उसमें से नहीं हजरत, इसमें मसला ये है ना, देखिए कोई भी कंपनी, जैसे उसूल व ज़वाबित हैं, कोई भी शरिया स्कॉलर इतना आसानी से नहीं कहता, इतनी बेतवज्जोही की बात नहीं करता, कुछ ना कुछ उनको मालूम इंफॉर्मेशन हुई होगी जिसकी वजह से उन्होंने उसको हराम करार दिया होगा।
आपकी जिम्मेदारी है, जो साहिल आपसे पूछा उससे पूछे कि आप उनसे ईमेल करें और मालूम करें कि आपका डिफरेंशिएट क्यों है। वही बात हुई थी और उसमें मैं उनसे यही बात कह रहा था कि उन्होंने ऐसे नहीं बतलाया है। फिर उसके बाद मैंने खुद इस्लामिकली वालों से कांटेक्ट किया और उनसे जब पूछा तो उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने आखिर में कहा कि इसी ETF में जाकर आप अपना सवाल लिखिए, और उस सवाल को लिखने के बाद आज महीना हो गया है, अब तक उनकी जानिब से कोई जवाब मुझ तक नहीं आया। वही है ना हजरत के इस्लामिकली क्या पैसे चार्ज करता है? जी हाँ। कितना चार्ज करता है? ऐसे 2500 रुपया है और कभी उसमें हो जाता है तो 1500 रुपये तक में हमको मिल जाता है। क्या 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 होगा? सब्सक्रिप्शन चार्जेस। हाँ, सब्सक्रिप्शन चार्जेस उसका साल का ये होता है। हाँ हाँ, फिर तो ऐसा है तो फिर तो गड़बड़ है। हाँ, अगर चार्ज करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी है कि उसको बताए। हाँ हाँ, आप कंज्यूमर कोर्ट में उसको खींच सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में खींच सकते हैं कि भैया हमारे से एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि कानून ये कहता है 10 रुपये भी अगर आपने दिया हो, आपकी हक तलफी करे तो आप पूछ सकते हैं। आप उसको सिर्फ एक ईमेल करें कि भैया तुम जवाब देते हो या मैं कंज्यूमर कोर्ट, फिर डर के जवाब देंगे। लेकिन असल मसला ये है कि लैक ऑफ शरिया स्कॉलर्स। लैक ऑफ शरिया स्कॉलर्स क्या कि इंफॉर्मेशन देने वाले कितने हैं, और उनके पास तो उनका सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया का है। अब इतने इंफॉर्मेशन, इतनी चीजें हैं कि किस किस को बताएं, किस किस को बताएं। हो सकता है उसकी वजह से उन्होंने ना दिया हो या ताखीर किया हो, या हो सकता है आपका मेल जम करके किसी दूसरे फोल्डर में चला गया हो, या नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं अंदाजा कह रहा हूं। तो इसको सारी चीजों को देखना है। और हम कब तक डिपेंडेंसी पे रहेंगे? इसीलिए तो सुबह में उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था। ये कब तक डिपेंडेंसी पे रहेंगे? ये जो इक्विटी है ना, हमारे हिसाब से इक्विटी कहां है, मतलब इंडेक्स फंड कहां है? इंडेक्स फंड किसको कहते हैं? जैसे मैंने बताया, वेल परफॉर्म। वेल परफॉर्म के लिए जरूरी नहीं शरिया कंप्लेंट हो, बल्कि वो तो यही देखेंगे अच्छी कौन सी है। उनके पास कोई हिसाब नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज वालों के पास शरिया वरिया का कोई हिसाब नहीं है। वो तो देखेंगे चाहे शराब की कंपनी हो, वेल परफॉर्म हो, उसको भी लाके घुसा देंगे। बैंकिंग सेक्टर की हो, वेल परफॉर्म हो, उसको भी लाके घुसा देंगे। तो हमें देखना है कि हम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एहतियात का तकाजा है कि ना करें। और क्यों कह रहा हूं कि आईटी आमतौर से, जैसे कहा ना, यह सवाल क्यों होता है, जैसे हमने सुबह में देखा था, सबसे पहले क्या देखेंगे हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? उसका कारोबार। बस वहां देख के ब्रेक लगा देते हैं। भाई आईटी है, कोई हराम थोड़ी कर रहा है। भैया आईटी में भी बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जो हलाल नहीं है। आईटी में भी बहुत सारे जॉब ऐसे हैं जो हलाल नहीं है, यानी किसी की हैकिंग करना, इलीगल हैकिंग। ये मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं। मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो देखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने कहा होगा। लेकिन आवाम क्या समझती है? हजरत बैंक तो हराम, बैंक तो हराम, आईटी क्या हराम? भाई आईटी हराम नहीं है, लेकिन उसके पूरे तरीके को जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे उस पे ऊपर हुक्म नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इक्विटी इंडेक्स क्या है? दूसरी अहम बात यह है कि इस तरह के फंड्स में सरमायाकारी करने के लिए सरमायाकार को डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी होता है। क्यों खोलना? गोया कि वो भी शेयर्स ही है। यह बैंक अकाउंट की तरह एक अकाउंट होता है जिसमें पैसे के बजाय शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के यूनिट रखे जाते हैं। इसकी नौइयत इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट की है जो इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से चलाया जाता है। आमतौर पर इस फंड में सरमायाकारी मुख्तसर मुद्दत के लिए होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसका शरीय हुक्म भी समझ में आ गया। जब तक कोई शरिया बोर्ड इसकी गारंटी ना दे और उसको क्या है डेली बेसिस पर उसकी निगरानी ना करे, सर्टिफिकेट नहीं, डेली बेसिस पर या टाइम टू टाइम बेसिस पर 2 महीने 3 महीने में ना देखे, उस वक्त तक हम उसको शरिया कंप्लेंट नहीं कहेंगे। हम उसको शरिया कंप्लेंट नहीं कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह भी ऐसा ही है जैसा कि म्यूचुअल फंड ही की तरह है। जैसा ज़हाब तिजारती मुबादला फंड, शेयर्स और यूनिट खरीदने के बजाय सोना खरीदना। शेयर्स यानी ये जो म्यूचुअल फंड यूनिट है, ये म्यूचुअल फंड चलाने वाले क्या करते हैं कि आपके पैसे को लेके शेयर्स खरीद कर शेयर्स के ऊपर नीचे जाने से नफा या नुकसान नहीं होता, बल्कि सोने को खरीदते हैं। सोने की कीमत भी कभी कभी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, और अक्सर तो ऊपर ही जाती है।
अक्सर तो ऊपर ही जाती है, जब थोड़ा नीचे आती है हल्ला हो जाता है, लेकिन ऊपर जाती है आवाम भी खामोश, हुकूमत भी खामोश। अरे चलने दो यार, क्योंकि नुकसान किसे होगा? सबको, आवाम ही को होगा। इस फंड्स में सोना ग्राम की मिकदार में बिकता है। इस फंड्स में क्या बिकता है? एक फंड एक ग्राम के हिसाब से आप इस फंड में हिस्सेदारी ले सकते हैं, ताकि छोटे सरमायाकार भी इस फंड्स में हिस्सा ले सकें। लेकिन इसमें काबिल गौर बात यह है कि इसमें असल सोना खरीदार को नहीं दिया जाता। इसमें क्या मसला है? मैं शरिया पॉइंट नहीं बता रहा हूं, मैं शरिया नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ टेक्निकल बता रहा हूं। इसमें क्या किया जाता है? असल सोना खरीदार को नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके इवज सर्टिफिकेट दिया जाता है। गोया के गोल्ड स्टैंडर्ड है, सोने को एक बतौर नमूने के इस्तेमाल करना, यानी सोने को बुनियाद बना के उसकी बुनियाद पर लोगों से रकम लेके उसकी बुनियाद पर नफा या नुकसान देना। लेकिन अगर कोई मुतालबा करे कि मुझे असल सोना ही चाहिए, इसका भी बाज़े इक्विटी म्यूचुअल फंड, गोल्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड करती हैं। बाज़े, सब नहीं, बाज़े वो करती हैं। वो कहते हैं कि भैया मैंने आपसे खरीदा था 2 ग्राम सोना, यानी 2 यूनिट सोना, आप मुझको 2 ग्राम खरीदे, तो उनके उसूल होते हैं आप 5 ग्राम तक खरीदे हो, इतने दिन रखे हो, अब निकालने के लिए, क्योंकि उसको भी मेंटेन करना होता है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर आदमी को कहते 500 रुपए का भी सोना खरीदो, अब 500 रुपए की डिलीवरी, उसके चार्जेस अलग, जितना 500 रुपए का खरीदा है उससे 550 रुपए तो उसके फिर पैकिंग में चार्जेस पे चले जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ उसूल और जवाबित बनाए होते हैं। अगर आपने इतना सोना खरीदा और इसकी बुनियाद पर आपने की और आपको डिलीवरी चाहिए, तो फिर उनके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से देते हैं वो। लेकिन अगर कोई मुताला, लेकिन आमतौर पर लोग सर्टिफिकेट ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको सोने से कोई मकसद नहीं। इस फंड में सरमायाकारी करने के लिए सरमायाकार के पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, जिसकी जरूरत आमतौर से म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी के लिए नहीं होती है। अब यहां पर जैसे मौलाना देख रहे हैं कि भैया शुरू में तो नाजायज फिर जायज, इसमें भी हम कहेंगे सब्र से काम लें, इसमें कोई शरिया वोट बिठाएं, देखें और हम इसकी निगरानी करें। हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको नहीं कर सकते। अगर कोई इस तरह का गोल्ड ईटीएफ है, आप उनको कन्विंस करें कि भाई आप इसको शरिया कंप्लाइंट करें, उसके लिए उसूल और जवाबित सर्फ के क्या है, इसके क्या है, उसके क्या है, सारे चीज को मार्क करके दें। अगर कोई अल्लाह का बंदा कहता है ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से ले। अगर कोई शरिया कंप्लाइंट सर्टिफिकेट नहीं है, तो बेहतर यह है कि इससे बचना ही बेहतर है। क्यों? क्या पता कि भाई हमारी नजर से तो सही हो लेकिन हकीकत में गलत हो, खामखा क्यों हराम में पड़े। ठीक है। म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी का तरीकेकार, म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी के तरीके क्या है? नुमो की सरमायाकारी, ग्रोथ प्लान है, डिविडेंड प्लान है, यानी इसमें क्या है, पैसा बढ़ते रहता है। ग्रोथ प्लान क्या है? जितना दारा आज 500 रुपए का यूनिट खरीदा, 500 रुपए के यूनिट बजाय 500 के 550 हो गया, अब वही यूनिट रहते हैं, उसकी कीमत 400 भी होगी, 800 भी होगी, बढ़ते रहेगी। ग्रोथ प्लान। इसी तरह से डिविडेंड प्लान, डिविडेंड प्लान क्या है कि बढ़ती तो रहेगी, लेकिन साथ में मुझे 6 महीने साल के हिसाब से नफा भी दोगे, यानी यूनिट है ना, जैसे शेयर्स है, इसी तरह से शेयर्स में जिस तरह से मुनाफे दिया जाता है डिविडेंड, इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी होता है। इसी तरह से तीसरी किस्म है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान क्या? 500 रुपए का मैंने यूनिट खरीदा, 10 रुपए की मुझे क्या हुई, डिविडेंड मिली, तो पहले ही से मुआहदा हो जाता है कि आप ये 10 रुपए मुझे ना दें, बल्कि बजाय मुझे देने के 10 रुपए फिर से लगा दें, फिर से उसी इन्वेस्टमेंट क्या है, म्यूचुअल फंड में लगा दें। म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी क्यों करते हैं? क्या आमतौर से इसकी जैसे मैंने बताया कई 10 चीजें हैं, मैं इसको दे दूंगा, आप एक मर्तबा इसको पढ़ लें कि म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी क्यों करते हैं। मुसलमानों के लिए म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी के मौके, जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कोई सवाल? मैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी जा रहा था ताकि आप हजरात को भी मौका मिले पूछने का, वरना सिर्फ बयान करके चले गए, पता नहीं क्या बयान किए, क्या हुआ करें। जी, जैसे सुबह में स्टॉक मार्केट के शेयर्स को चेक करने के लिए आपने जो है एक छोटा सा ये बतलाया था जी,
इसी तरीके पर ETF को चेक करने के लिए आपके पास उसके कोई? देखा हजरत 2 दिन में तफसीर पढ़ना चाह रहे हैं, किसी प्रोफेसर को बुला कर कहें कि भैया आपको भी तफसीर करना हो तो इतने उलूम ज़रूरी हैं, कितने उलूम, फलां चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 13 उलूम चाहिए, और हम प्रोफेसर बनने के लिए 3 घंटे में बन जाए, कैसे होगा हजरत? ये भी तो उसूल है। तो इसके लिए वक्त चाहिए। ये आधा 1 घंटे में मुख्तसर बताने से कुछ नहीं होगा। इसमें क्या है, गोल्ड ETF में क्या देखेंगे कि देखेंगे कि भाई लेना देना कैसे हो रहा है, लेना देना कैसे हो रहा है। और हमारे पास इंडिया में कोई शरिया कंप्लेंट मॉडल ही नहीं है। हम कैसे फॉलो करें, कैसे बताएं कि भाई इस मॉडल के हिसाब से ये दुरुस्त है? स्क्रीनिंग का तो है, स्क्रीनिंग का है, म्यूचुअल फंड का भी है, लेकिन ETF का नहीं है, गोल्ड ETF का नहीं है। अभी अभी चंद गोल्ड ETF को तासीस ने शरिया कंप्लेंट सर्टिफिकेट दिया है, तासीस ने शरिया कंप्लेंट सर्टिफिकेट दिया है कि भाई फला कंपनी का अगर ये है, उसूल व ज़वाबित पूरे करें, ये करते हैं, और उसको आम नहीं किया है कि उनके मेथोडोलॉजी क्या है, क्या तरीकेकार है। तो इसके लिए ये चीज, जैसे आपने सुबह में कहा ना कि भाई 2-3 मौलवियों से लोगों से पूछा नहीं, ये वक्त चाहता है, ये वक्त चाहता है। और तसल्ली से आदमी ज़हन साफ का कहते कूल माइंड के साथ, इत्मीनान के साथ जब पढ़ेगा। जैसे आपने देखा ना, एक मौलाना ने, मौलाना ने कहा इनको पता है कितनी रातें काली की, तब जाके ये असेट्स क्या है, लियाबिलिटी क्या है, किसको निकालेंगे, किसको छोड़ेंगे। उस वक्त तो बहुत गालियां दी मुझे, अल्लाह तेरा बेड़ा कर। मैंने कहा गाली तो कोई बात नहीं क्योंकि ये चीज चाहता है, ये चीज क्या है इसके लिए, क्योंकि एक अलग फन है ये। और ये क्या है, ये चीज आपने जैसे कहा कोई बताने वाला नहीं। और एक डिफरेंस है एक किसके दरमियान, उलमा जानते हैं, शरिया एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल आता ही नहीं, और एक तरफ है टेक्निकल एक्सपर्ट है, शरिया का शीन भी नहीं पता। और दोनों के दरमियान गैप की वजह से ये इनको ब्लेम करते हैं, ये इनको ब्लेम करते हैं, ये तुझको नहीं आता यार, वो कहते ये उलमा जाहिल हैं। ये चीजें आप पड़ोस मुल्क में नहीं देखेंगे, श्रीलंका में नहीं देखेंगे, मलेशिया में नहीं देखेंगे। क्यों? कि उन लोगों ने इस पे मेहनत की, इस पे मेहनत की। अभी सुबह में कहा कि हमने इसी नियत से इधर, भाई कौन आएगा, नहीं आएगा पढ़ने के लिए, ना आए, अभी कयामत तक भी नहीं होगा। अभी देखें कितने लोग हैं, आप देखें तारिक मसूद साहब के जो ये चलते हैं, अक्सर सवाल करने वाले कौन होते हैं? इंडिया के होते हैं, इंडियन होते हैं। कमेंट्स में देखें, शर्म आती है हमें, क्या भाई इंडिया में उलमा नहीं है? खास तौर से मामलात के सिलसिले वगैरह में सवाल करने वाले इंडिया के होते, वो भी कहते भैया इंडिया से फला मुल्क से सवाल आया है। हजरत का अंदाज है वो हमको ऐसा लगता है जैसे तमाचा दिया हो, भैया कहां मर गए तुम लोग करके। क्यों? कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, हम कैसे हल करें। इसके लिए ये चीजें हैं, थोड़े वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह नामुमकिन नहीं है। असल हमारे यहाँ जो मुझे जो बहुत ज़्यादा मसला पड़ता है उसमें यही बात है कि मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो बहुत सारे अवाम है और बड़े बड़े। आप क्या म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं? नहीं है, मगर हमारे सब साथी है, दोस्त वगैरह है जी, तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस तरीके पर उसमें। हाँ। तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, मैं इंशाल्लाह आप अलग से मिलें, मैं आपको एक रहबरी करता हूं। मैं एक बंदा है जो माशाअल्लाह 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, वही जो शमशेर शब्बीर साहब बताया ना, वो बहुत अच्छा बंदा है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के साथ भी रहते हैं, वो मोतमद है, वो गड़बड़ नहीं करेंगे, नहीं गलत इंफॉर्मेशन इधर की उधर नहीं देंगे, आपको वो रहबरी करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है, कंटिन्यू करें या थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लें? हाँ, ये तलबा से ही जल्दी आती है ब्रेक की आवाज़ ठीक है, कितने बजे शुरू करेंगे? क्योंकि 1-2 घंटा 1.5 घंटा तो हो गया। जी हजरत, ये जिस तरह हम शेयर के आखिर में हमने आपने कहा था कि ऐसा कोई इन्वेस्ट करता है तो 5% के करीब हो तो वापस हम उसको भी निकालेंगे, तो इस तरह जब म्यूचुअल फंड में भी तो शरई एतबार से वो 5% के अंदर अंदर उसने कोई कर्जा लिया है या उसकी कोई हराम आमदनी है तो उसकी वजह से उसके अंदर भी वो 5% का आएगा, तो फिर म्यूचुअल फंड में हम कैसे निकालेंगे? इसलिए कि उसमें तो मुख्तलिफ जगह से जमा करके आया होगा वो। इसीलिए किस म्यूचुअल फंड में लगाएंगे आप? इसी में भी लगाया जो हलाल हो, जो आप बयान कर रहे थे, वो बता देंगे कि आपको इसमें से कितना निकालना है। अच्छा इसीलिए कहा था मैं कि भाई आप जिसमें लगाएंगे उसको देखेंगे, उसका बोर्ड भी है, वो बताएंगे कि आपको कि भी इस साल इतना ग्रोथ हुआ है, इसमें इतनी नॉन हलाल इनकम है, या फाइनल जब आप निकालेंगे उस वक्त कैलकुलेट करके बता देंगे कि आप इतना निकाल लें, या एहतियात का तकाजा है ना भी बताएं 5% निकाल दें।
जज़ाकल्लाह।